कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सीएट का मैनेजमेंट और आरपीजी ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी सीएट के नाम से देश की लीडिंग टायर कंपनियों में शामिल है। 1924 में बनी सीएट के पोर्टफोलियो में कमर्शियल पैसेंजर समेत 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स गाड़ियों के टायरों की बड़ी रेंज शामिल है। सीएट 110 से ज़्यादा देशों में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराती है। वहीं कारोबार विस्तार की बात करें तो कैम्सो ब्रांड के अधिग्रहण की खबर से शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है और सीएट कैम्सो ब्रांड का हाईवे और ट्रैक टायर का जो कारोबार है वो खरीदेगी और इसके लिए मिशेलिन के साथ 1905 करोड़ की डील भी हुई है। और चलिए इसी पर हम और बातचीत करते हैं। सीएट के मैनेजमेंट में हमारे साथ एमडी और सीईओ अर्नब बैनर्जी जुड़ गए हैं। अर्नब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, आपने समय निकाला, धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से ट्रांजैक्शंस अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका जो ग्लोबल और इंटरनेशनल एक्सपेंशन है उसकी ओर सब कुछ इशारा कर रहा है, वहीं पर एक वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नंबर्स के लिहाज से ये बताइए कि अगर हम ईपीएस एक्रेटिव की बात करें तो कैसे आप इसके इम्पैक्ट को क्वांटिफाई कर पाएंगे? इंटरनेशनल में हमने डिक्लेयर किया कि हमारा सेलियंसी अभी 19-20% है और हम इसको 25% तक ले जाना चाहेंगे 2 to 3 इयर्स टाइम में। ये डील कंप्लीट होगा मई जून के महीने में इन FY26। डील कंप्लीट होने के बाद जब हम कंसोलिडेट करेंगे ऑन डे 1, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस सेलियंसी 25% प्लस जाएगा। नीडलेस टू से मार्जिन एक्रेटिव है, सो ओवरऑल मार्जिन के इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। जहां तक ईपीएस की सवाल है, इनिशियली वी विल टेक ओवर, बिजनेस कंटिन्यूटी करेंगे, सो इनिशियली थोड़ा डिप आ सकता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली ईपीएस एक्रेटिव होना है ये डील को इन अ वेरी लॉन्ग टर्म, एंड इट विल बी डेफिनेटली ईपीएस एक्रेटिव, दो इन द शॉर्ट टर्म देयर माइट बी अ डिप। ये बताइएगा हमें साथ ही अर्नब के ये जो एक्विजिशन है इसको फंड करने की प्लानिंग क्या है आपकी? एडिशनल डेट भी यहाँ पर क्या बढ़ता हुआ हम देखेंगे या कोई और फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर काम किया गया है और उन्हीं को अमल में लाया जाएगा? हमारा प्लान है हम इंटरनल एक्रूअल और डेट से इसकी फंडिंग करेंगे। डेट टू इंटरनल एक्रूअल मे बी अराउंड 70-30। बैलेंस शीट की पोजीशन स्ट्रांग है, डेट इक्विटी रेशियो 0.5 के आसपास है, डेट एबिटा 1 के आसपास है। सो बोर्ड मैंडेटेड हमारा जो रेशियो है उसके गाइडलाइन के अंदर ही रहेंगे। हमने ये सिमुलेशन करके देखा और हमने कोई एडवेंचरस कैपेक्स भी नहीं किया इंटरनल बिजनेस के लिए, ऑर्गेनिक बिजनेस के लिए। अराउंड 1000 करोड़ रन रेट जा रहा है, लास्ट ईयर 850 था, ये साल भी 1050 करोड़ जाएगा, आगे भी वैसे जाएगा। सो इंटरनल जो ऑर्गेनिक ग्रोथ की कैपेक्स है उसमें भी कोई डाउनसाइड मेरे को नजर नहीं आ रहा है, वो भी रहेगा और इसको भी हम फंड करके ओवरऑल रेशियोज को भी हम हेल्दी रखेंगे। अर्नब, यहाँ पे रबर प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे लगभग कमी आई है 20% से ज़्यादा की, अगर हम फ़िलहाल कंपैरिजन अगर करना चाहें तो। लेकिन क्या ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा और अगर ऐसा होता है तो मार्जिन इम्प्रूवमेंट्स कितने हम आते हुए देखेंगे बेसिस पॉइंट्स के लिहाज से, और क्या इसका फ़ायदा हमें Q3 के रिजल्ट्स पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा? आप जो कह रहे हैं वो डोमेस्टिक रबर प्राइसेस के बारे में कह रहे हैं, जो एकदम शूट अप हुआ था, 250-260 रुपया पर केजी पे गया था, अभी 200 के नीचे आ गया। डोमेस्टिक रबर प्राइसेस नीचे आ रही है, हमारे पास थोड़ा इन्वेंट्री भी रहेगा और इंटरनेशनल रबर प्राइस एट द सेम टाइम Q2 से Q3 ऊपर गया। सो बैलेंस पे क्या रहेगा हमको देखना है मिक्स में। और क्रूड डेरिवेटिव्स जो है वहां पे भी अभी रॉ मटेरियल जो नीचे है उसका पास थ्रू नहीं हुआ, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे हम ग्रेजुअली क्रूड डेरिवेटिव का प्राइस भी नीचे आएगा। सो ओवरऑल Q3 जो रॉ मटेरियल बास्केट है वो Q2 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट फ्लैट है और थोड़ा सॉफ्टनिंग होगा Q4 में विज़ावी Q3। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि Q4 से मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है। अभी वी हैव टू वेट एंड वॉच। यहाँ पर Q2 की अगर हम बात करें तो प्राइस हाइक को लेकर फ़िलहाल आपके क्या प्लान्स हैं? अक्रॉस पोर्टफोलियो हम कितनी कीमतें बढ़ती हुई देखेंगे और जिस तरह से प्राइस इंक्रीज इम्प्लीमेंट हुए हैं उनमें कितना रिफ्लेक्ट होगा Q3 में, अलग अलग सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो? प्राइस हाइक हमने रिप्लेसमेंट मार्केट में इम्प्लीमेंट किया है, ट्रक बस रेडियल और पैसेंजर कार रेडियल में।
करीब 2% और ऑलमोस्ट 4% रेस्पेक्टिवली। और ओईएम में हमको इंडेक्स प्राइस इंक्रीज मिलता है, उसमें हमको Q3 और Q4 ऑलमोस्ट 4% प्राइस इंक्रीज मिला है अक्रॉस कैटेगरी। इंटरनेशनल बिजनेस में क्योंकि इंटरनेशनल रबर प्राइसेस जो हमारे कस्टमर्स देखते हैं वो काफी बढ़ गया है, सो इंटरनेशनल बिजनेस में भी हम कुछ प्राइस इंक्रीज लेने वाले हैं। तो अभी प्राइस इंक्रीज का जो ट्रेंड है वो खत्म नहीं हुआ है। हम जैसे हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और प्राइस इंक्रीज लेंगे। चलिए, और डिमांड प्रोस्पेक्ट्स की बात करना चाहते हैं। यहाँ पर किस तरह से डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड उभरती हुई अब दिखाई दे रही है? क्या हम अच्छा खासा एक रिबाउंड Q4 तक में आने की उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं? जिस तरह की रीसेंट स्लोडाउन हमें आते हुए दिखाई दिए हैं, क्या उससे अब पूरा सेक्टर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लग रहा है कि किसी तरह के चैलेंजेस हैं जो अभी भी एक रेड फ्लैग के तौर पर बने हुए हैं? आप जब ऑटो सेक्टर की बात करते हो, आप ओईएम्स की बात करते हो, वहां पे एमएचसीवी में डी ग्रोथ है, पैसेंजर सेगमेंट में फ्लैटिश है, और टू व्हीलर अच्छा ग्रो कर रहा है। बट हम रिप्लेसमेंट मार्केट जब देखते हैं, आफ्टर मार्केट जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू ओईएम, वहां पे स्ट्रॉन्ग सिंगल डिजिट ग्रोथ हर एक सेगमेंट में है। टू व्हीलर में रूरल डिमांड वापस आ रहा है, पैसेंजर ट्रक बस रेडियल में भी डिमांड अच्छी है। हमारा फर्स्ट हाफ का ग्रोथ आपने देखा है करीब 8-8.5% रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे सेगमेंट मिला के ओईएम, रिप्लेसमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस डबल डिजिट ग्रोथ हम कर सकेंगे सेकेंड हाफ में। ऑर्डर बेस इंटरनेशनल बिजनेस का भी अच्छा है। ओईएम में बहुत सारे नए मॉडल्स में सीएट अप्रूवल आ रही है, और रिप्लेसमेंट मार्केट में फर्स्ट हाफ में भी हमने डबल डिजिट ग्रोथ किया, सेकेंड हाफ में उसको कंटिन्यू रखेंगे। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ का ग्रोथ फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगा। अनब जी, बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, तमाम सवालों के जवाब दिए आज हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में। मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे और इसको लेकर तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस भी आई हुई हैं, उन्होंने भी अपने लक्ष्य को जो है बढ़ाया है, और अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की जो है अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे सामने आती हुई दिखाई दे रही है। एफएल ने यहाँ पे लगभग 400 के टारगेट प्राइस के साथ बने रहने की सलाह दी है। एक्सिस कैप भी यहाँ पे लगभग 3450 के आसपास के टारगेट प्राइसेस बता रहा है, और इन्वेस्टेक भी हम देख रहे हैं लगभग 3750 के टारगेट प्राइस के साथ बाय कॉल मेंटेन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्वनि पटेल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ध्वनि, आप कितना सहमत है तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की? बिकॉज सभी ने यहाँ पर बाय कॉल मेंटेन की है, इनफैक्ट 4000 तक के टारगेट प्राइसेस भी रखे हैं। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? जी कविता, बिल्कुल टेक्निकल रडार पे अगर आप देख रहे हैं चार्ट के अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आपको कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसका वीकली चार्ट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पे एक लगातार गेन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आज के सत्र में स्टॉक ने यहाँ पे जिस हिसाब का 10% का इसका अपमूव देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से टेक्निकल ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया है। तो करंट लेवल से डेफिनेटली एक बाय का रिकमेंडेशन इसके अंदर बनता है। आप पोजिशनली इसको बाय करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा, तो खास करके लेवल जो ध्यान में रखना है यहाँ पे वो रहेगा 3180 का लेवल। 3180 का लेवल स्टॉक यहाँ पे मेंटेन करता है तो ऊपर की तरफ में 3700 और उसके बाद 3950 के टारगेट्स बनते हैं। ऑलराइट ध्वनि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी के साथ समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। कोई डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगी जाते जाते? जी बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पे उसको हमने क्लाइंट को रिकमेंडेशन किया गया होगा। मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। ऑलराइट, धन्यवाद ध्वनि। दर्शकों